हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसके साथ में हम लोग ह्यूमन आई भी पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन आई हमारा अलग टॉपिक होगा, बट वो इसी से रिलेटेड है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तभी ह्यूमन आई आप लोगों को समझ में आएगा, और बहुत सिंपल से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोग किसी, आप मान लीजिए है ना, पानी में अगर आप लोग है ना कोई रोल डालोगे या पेन डालोगे तो आपको इससे मुड़ा हुआ नजर आएगा। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जैसे पानी में आप लोग कोई पेंसिल डालोगे वो तो आपको मुड़ी हुई नजर आएगी ना। इसके पीछे कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप लोग देखना, कोई कांच का ग्लास लेना, उसमें कोई आप लोग सिक्का डालना, जब आप लोग साइड से देखोगे तो आप लोग थोड़ा सा सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, है ना। मतलब आपको जैसे रियल में इसकी गहराई कितनी है, इतनी, बट ये जो पेन है ना आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इसके पीछे भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग स्विमिंग पूल को देखते हो, आप लोग जब बाहर से देखते हो तो लगता है ज्यादा गहरा नहीं है, जब आप लोग लेकिन उतरते हो तो आप लोग को लगता है ना कि यार थोड़ा नहीं, यार ये तो थोड़ा गहरा है। तो इसके पीछे भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। दोस्तों प्लीज एक बार आप लोग इस डायग्राम में देखिए, आप लोगों को यहां पर कुछ दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। देखो, जैसे मान लो ये कोई एक माध्यम है, ये पहला वाला माध्यम है। हो सकता है यहां पर एयर हो सकता है यहां पर पानी हो सकता है यहां पर कांच हो, और ये आपका क्या है? दूसरा माध्यम है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण, मान लो ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसकी दिशा बदल जाती है। दिशा बदल जाने का मतलब, देखो जाना चाहिए था ऐसे, बट उसकी दिशा बदल जाती है। हो सकता है दोस्तों वो ऐसे जा रही हो। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखो, प्लीज आप लोग ये डायग्राम देखिए। मैंने रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन में भी आपको ऐसा कुछ बताया था। तो आप देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये आपका एक प्रिज्म है, इसमें गई व्हाइट लाइट, है ना, इसमें प्रकाश गया ऐसे। तो जाना कैसे चाहिए था दोस्तों? जाना चाहिए था ऐसे, बट दोस्तों जाना चाहिए था ऐसे, बट इसकी दिशा बदल गई ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, और साथ में वो अपने 7 रंगों में भी विभाजित हो रहा है, यानी यहां पर डिस्पर्जन यानी विक्षेपण भी हो रहा है। बट आप लोग का मेन चीज क्या देख पा रहे हो यहां पर? अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने पथ से जब मुड़ जाती है, इसे ही आप लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, या आप लोग बोलोगे उसकी दिशा में विचलन हो जाता है, वो अपनी उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी विचलन को आप लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर ये प्रकाश का अपवर्तन हो क्यों रहा है। जैसे आप ये मान लीजिए, ऊपर क्या था दोस्तों? ये मान लो ऊपर थी एयर यानी वायु, नीचे क्या था? नीचे क्या था? वाटर था यानी पानी था। तो जब प्रकाश की किरण वायु से इसमें पानी में गई तो आप लोग देखोगे थोड़ा सा मुड़ जाती है। देखो जाना चाहिए था ऐसे, बट थोड़ी सी मुड़ गई। तो कारण है, ये मुड़ी क्यों? ये इसका विचलन क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? तो कारण ये है यार, एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल अलग है, पानी में प्रकाश की चाल अलग है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, जिसकी वजह से उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यार ये डायरेक्शन में चेंज क्यों आ रहा है या अपवर्तन हो क्यों रहा है, क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो गति में परिवर्तन के कारण ही ये वाली चीज हो रही है। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो दोस्तों जल में प्रकाश की चाल कम होती है, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यार जब वायु से जल में जाएगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा थी, फास्ट था, जल में कम हो गई, तो फास्ट से एकदम से धीरे होगा तो स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चलो आ जाओ, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। जैसे आप लोग ध्यान से समझो, हम मान रहे हैं कि प्रकाश किरण यहां से यहां पर आ रही है। ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने माना मीडियम नंबर 1। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, प्लीज ध्यान से आप लोग समझना।
मान लेते हैं दोस्तों कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो आ रही है इस वाली किरण को क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। दोस्तों दोनों माध्यम जहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला माध्यम और ये वाला माध्यम क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो आपतित किरण जिस पॉइंट पर आई उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी एंगल आप लोग मेजर करोगे ना, वो हमेशा कहां से करोगे, नॉर्मल यानी अभिलंब से ही करोगे। तो ध्यान रखिए आप लोग, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, ठीक है, ये तो हो गई आपकी आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण, आई एम सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूं, टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं बैठा हूं ना। देखो दोस्तों, आप लोगों को मैंने क्या बोला, ये कोई प्रकाश की किरण आई, अब दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। जानी कैसे चाहिए थी दोस्तों, जानी चाहिए थी ये ऐसे, देखो ये जानी चाहिए थी ऐसे, बट आप लोग देख रहे हो इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, ऐसे हो गया, क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तन हो गया। तो इस वाली किरण को मैं बोलूंगा अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जो भी एंगल आप लोग मेजर करोगे कहां से करोगे, नॉर्मल से करोगे। आ जाओ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये वाली जो रे होगी इसे आप लोग बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे आप लोग बोलोगे आपतन कोण। रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इस वाले एंगल को आप लोग क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल, हिंदी में आप लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है। आ जाओ, चलो अब दोस्तों मैंने आपको बोला एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में आ रही है प्रकाश की किरण, तो माध्यम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, एक होता है रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम। सर दोनों में अंतर क्या होता है, रेरर मीडियम आप लोग किसे बोलेंगे, देखो रेरर विरल माध्यम किसको बोलोगे, जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मीडियम किसको बोलोगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। सर समझ में नहीं आया, जैसे आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि इस कंटेनर के अंदर क्या रख दिया आपने, कोई गैस रख दी, तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स कोई कहां पर भागता है, कोई कहां पर भागता है, कोई कहां पर रखता है। मैंने बोला एक कंटेनर में आपने लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो लोहे के टुकड़े के जो एटम होते हैं ना, वो क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड में तो एटम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे पार्टिकल जो होते हैं आपस में अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो आप मुझे बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, कौन ज्यादा भारी है। तो यहां पर देखो बहुत सारे एटम्स आ गए इस जगह में, यहां पर एटम्स काफी कम आए। तो अगर मैं बोलूं लाइट को कहां से गुजरना आसान होगा, देखो लाइट प्रकाश किरण को यहां से गुजरना आसान होगा, जरा टकराएगी नहीं है, जबकि यहां से गुजरना काफी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे एटम से टकराते हुए जाएगी। तो दोस्तों जो रेरर मीडियम होता है उसमें प्रकाश की चाल प्रकाश आराम से चल जाएगा, यानी उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर किसी मीडियम में प्रकाश की चाल यानी स्पीड यानी चाल ज्यादा होगी तो वो आपका रेरर मीडियम होगा। अगर किसी मीडियम में, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी स्पीड यानी चाल कम होगी तो वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, प्रकाश की गति या चाल कम होती है, जबकि रेरर मीडियम क्या होता है, प्रकाश की गति अधिक होती है। इसमें समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे कि सर मुझे एक चीज बताओ, आपने बताया कि चलो मीडियम दो टाइप के हो गया, एक तो रेरर और डेंसर, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या, बिल्कुल। देखो जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूं अभी ऊपर वाला मीडियम है रेरर मीडियम और ये है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, समझो मेरी बात को। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, जानी कैसे चाहिए थी, इसको जानी चाहिए थी ऐसे 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 ऐसे, बट आप लोग क्या देख रहे हो, ये जो प्रकाश की किरण, ये जो आपतित किरण है, इसे आप लोग बोलोगे अभिलंब यानी नॉर्मल। तो देखो प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, बट अभिलंब की और झुक गई है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट रे रेरर टू डेंसर जाती है यानी विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुकती है। नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। समझ गए बात को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बोला, जो भी एंगल मापोगे कहां से मापोगे, नॉर्मल यानी अभिलंब से मापोगे। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इस वाले एंगल को क्या बोलोगे, इस वाले एंगल को आप लोग बोलोगे आपतन कोण। और ये कौन सी रे है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण को किसका अपवर्तन हो चुका है। अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये ऐसे जाती है,
तो अपवर्तन हो गया, तभी तो ऐसे हो गई। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। दोस्तों इस वाले केस में कौन ज्यादा होगा? जब प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर में आती है, जब विरल से सघन में आती है, तो कौन सा ज्यादा होगा? इस बार रेलवे ग्रुप डी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे में, तो आप लोग देख पा रहे हो यार ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। क्लियर है क्या? तो इस वाले केस में आपतन कोण का मान ज्यादा होगा अपवर्तन कोण से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला केस बता दिया। दोस्तों एक केस ये भी तो बन सकता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो यहां पर दोस्तों मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई, कोई प्रकाश की किरण आई, जाना कैसे चाहिए था इसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट इसका अपवर्तन हो गया। तो जब भी प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में आती है तो होता क्या है, जो किरण होती है ना, ये देखो ये नॉर्मल है, देखो नॉर्मल की तरफ नहीं आ रही, नॉर्मल से दूर जा रही है, ये है ना नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ नहीं जा रही, नॉर्मल से दूर जा रही है, ऐसे हो जाएगा। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी यानी सघन से विरल जाएगी तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर जाएगी प्रकाश की किरण। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? अपवर्तन कोण। इस वाले केस में कौन ज्यादा होगा? इस वाले केस में सर अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, आपतन कोण क्या होगा आपका? कम होगा। समझ में आ गई बात को? क्लियर? इसको मैं से लिख देता हूं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा, किससे? आपतन कोण से। ठीक है, समझ में आ गई बात को? आ जाओ। अब आप लोग बोलोगे कि सर मान लो रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, मुझे कैसा पता पड़ेगा कौन रेयर है कौन डेंसर है? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आप लोगों को बोला जो कांच होता है ना उसमें प्रकाश की चाल होती है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ कौन रेयर हुआ कौन डेंसर हुआ? तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वो क्या होता है? एक रेयर मीडियम होता है। तो ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, जबकि कांच क्या है? डेंसर मीडियम है। तो दोस्तों किसी भी माध्यम को आप लोग रेयर या डेंसर नहीं बोल सकते परमानेंट कि यार ये हमेशा जीवन में हमेशा डेंसर बनेगा, ऐसा नहीं है। मान लो अगर कोई आप कांच का और किसी ऐसे माध्यम का अपवर्तन किसी ऐसे माध्यम का कंपेयर कर रहे हो, है ना, जहां पर कांच में प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है, तो ये उस समय रेयर बन जाएगा। तो रेयर या डेंसर कैसे चेक करना है? कोई भी दो माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो आप लोगों का कौन सा बनेगा? रेयर बनेगा। जिसमें कम होगी क्या बनेगा? डेंसर बनेगा। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों कोई माध्यम कितना ज्यादा डेंसर है, इस चीज को पता लगाने के लिए हमारे पास में एक चीज है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। दोस्तों हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे कांच का होता है 1.55, 1.5 पानी का होता है 1.33, डायमंड का होता है 2.42। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो क्या होता है? उतना ही डेंसर मीडियम होता है, उतना ही सघन माध्यम होता है। यानी कुल मिला के ये जो अपवर्तनांक होगा ये आपको किसके बारे में बताएगा? किसी माध्यम की डेंसिटी के बारे में बताएगा, उसकी सघनता के बारे में बताएगा। अब जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं म्यू, है ना, म्यू बोलते हैं सिंबल को। तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एंगल को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हो ना, तो सिमिलरली जो अपवर्तनांक होता है उसको इस वाले सिंबल से आप लोग डिनोट करते हो। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है उसका मतलब क्या होगा? वो एक डेंसर मीडियम होगा, वो एक सघन माध्यम होगा। और अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वो क्या होगा? एक रेयर मीडियम होगा, यानी एक विरल माध्यम होगा। दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे और बताइए, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो वो कैसा, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ बताओ। तो प्रकाश की चाल ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो एक रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम होगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा तो उसका अपवर्तनांक कम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम यानी वो डेंसर मीडियम है, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी को बताने के लिए तो हमारे पास में अपवर्तनांक है, तो अगर वो डेंसर मीडियम है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के। ये
अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी एक समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो दोस्तों यहां पर जो कांस्टेंट आया वो क्या आया, C। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला आ गया म्यू बराबर C/V, जहां पर C क्या है, C क्या है, प्रकाश की चाल कहां पर, अरे प्रकाश की चाल कहां पर, वायु में या निर्वात में, दोनों में बराबर होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका अपवर्तनांक आप लोग निकालने जा रहे हो। आ जाओ आ जाओ, अब ये मत पढ़ो कुछ भी, आप तो बस ये समझ लो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा तो उसका अपवर्तनांक कम। और एग्जैक्ट अगर आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, C/V। सर कैसे निकालेंगे बताओ, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। देखो, तो किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो उसका फॉर्मूला है C/V, जहां पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल किसमें, वायु में। दोस्तों प्रकाश की चाल देखो हर माध्यम सबसे ज्यादा होती है दोस्तों निर्वात में। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं होना, तो उसमें कुछ भी नहीं है तो प्रकाश को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आराम से चल पाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई, आ गई। सर वायु में कितनी होती है, दोस्तों वायु में भी कहां दिक्कत है यार, आराम से जा सकती है एयर में, चिन्नी से दिक्कत आ सकती है तो हो सकता है 3 × 10⁸ से चिन्ना सा कम हो, 2.999 ऐसे होती है, बट इसको ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानते हैं। तो ये C क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल वायु में बोल दो, निर्वात में बोल लो, बात एक है। V क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आप लोग निकालने जा रहे हो। अब मैं आपको करके बताता हूं, देखो इधर आओ। जैसे बात करते हैं एयर, मैंने आपको बोला एयर का अपवर्तनांक निकालो, किसका निकालो, कौन से मीडियम का निकालना है, एयर का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, C/V। C क्या होता है, 3 × 10⁸। किसका निकालना है, एयर का अपवर्तनांक निकालना है। तो एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इतनी होती है 3 × 10⁸। तो जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आप लोगों का, 1 आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसमें प्रकाश की चाल होती है इतनी, जरा इसका अपवर्तनांक बताओ। तो किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है C/V। C का मान है 3 × 10⁸। V क्या लोगे, किसका अपवर्तनांक निकालना है आपको, ग्लास का यानी कांच का। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ है। तो जब ये सॉल्व करोगे तो 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला पानी का अपवर्तनांक निकालो। तो दोस्तों पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ होती है। तो अगर पानी में निकालना है तो C/V लगा दो, इधर आ जाएगा 3 × 10⁸, नीचे आ जाएगा 2.25। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1.33। बात करें दोस्तों डायमंड यानी हीरे की, तो हीरे में प्रकाश की चाल इतनी होती है। जब आप लोग मैं बोलूं हीरे का अपवर्तनांक निकालो तो इसमें जब भाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.41 या 2.42 के आसपास। तो सर मुझे सारी चीजें याद रखनी है क्या, आप तो केवल याद रख लो अपवर्तनांक। एयर का होता है 1, कांच का होता है 1.5, पानी का होता है 1.33, दोस्तों डायमंड का होता है 2.41 या 2.42। सर क्यों मैं ये याद क्यों नहीं रखूं, ये भी याद रख सकते हो, बट अगर आपको ये चीज याद है तो ये ऐसे ही निकाल दोगे। जैसे मैंने आपको बोला कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, म्यू = C/V। तो कांच का आपको अपवर्तनांक पता ही है 1.5, C का मान आपको पता ही है 3 × 10⁸, और ये V आपको निकालना है। तो V इधर आ जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा। बाकी आप लोग के कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली याद रख सकते हो यार। मतलब कोई वाटर में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸, ग्लास में होती है 2 × 10⁸, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को और भी माध्यम बताता हूं जिसके अपवर्तनांक आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, और मैं आपको बता दूं वो है ना ICAR टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें भी कुछ पूछे गए थे। तो देखो एक तो आप लोग ध्यान रखो, वाटर का मैंने आप लोगों को कितना बताया, वाटर का होता है 1.33। दोस्तों आइस जो होती है ना बर्फ, इसका ध्यान रखेंगे 1.31 होता है, तो ये याद रखोगे। ठीक है,
एक आप लोगों को केरोसिन का याद रखना है 1.44, जो मैं याद बता रहा हूं वही याद रख लेना। बेंजीन का कितना होता है 1.5। अब दोस्तों देखो कांच जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होता है, क्रूक ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है। तो ग्लास का आपको पता है 1.5, तो कोई सा भी ग्लास हो ना उसका 1.5 के आसपास ही होगा ना। तो कभी एग्जाम में आए तो घबराना मत, ठीक है। तो ये एक तो ये याद रख लेना, एक ये याद रख लेना, एक दोस्तों आइस का याद रख लेना, ठीक है। और ये आपका एल्कोहल का भी दोस्तों 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखना 1.36। 1-2 बार देखोगे इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। चलो अब मैंने आपको बताया था जब परावर्तन पढ़ाया था तो मैंने बताया था यार परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो यार जब अपवर्तन होता है इसके भी तो कुछ ना कुछ नियम होते होंगे। आइए सबसे पहले नियम की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई है ना, ये प्रकाश की किरण आई, जानी चाहिए, रुको, जानी चाहिए थी मान लो ऐसे, बट इसका क्या हो गया, ये मुड़ गई, इसका अपवर्तन हो गया। तो ध्यान रखेंगे पहला नियम क्या बोलता है कि ये जो आपतित किरण है वो, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन यानी एक ही तल में होंगे तीनों, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला नियम है। दोस्तों दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, इस दूसरे नियम को आप लोग समझो यार। सेकंड जो है ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इधर कुछ आएगा थोड़ी, अच्छा इधर आएगा क्या, तो हम कहां पर लिखेंगे, हम इधर लिख देंगे, आ जाओ, मैं इधर लिख दूंगा सेकंड नियम। दोस्तों सेकंड लॉ को आप लोग समझ लो, बुक से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत आसान भाषा में समझो। इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। सर क्या है ये नियम, समझाइए। दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट इसका अपवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। ये पहला माध्यम था, यहां से आ रही थी, यहां पर जा रही थी। दोस्तों हर माध्यम का कोई ना कोई अपवर्तनांक होता है ना, तो इसके अपवर्तनांक को मैंने मान लिया μ1 और इसके अपवर्तनांक को मैंने मान लिया μ2। प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा प्लीज, ठीक है, ठीक है। दोस्तों स्नेल का नियम क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या था, μ1 इंटू पहले माध्यम में जो एंगल बना, क्या बना, आई तो बना, आपतन कोण तो बना, उसका साइन ले लो, इसको बराबर कर दो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसमें जो एंगल बना क्या बना, आर, इसके बराबर कर दो। मतलब ये वाली चीज हमेशा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। समझ में आ गया, ये लिख सकता हूं। अब आप तो समझो, जैसे मान लीजिए ऊपर क्या थी, एयर थी, वायु थी, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। यहां पर मान लो दोस्तों ग्लास था, कांच था, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, ठीक है। दोस्तों क्या अपवर्तनांक बदल जाएगा क्या, अपवर्तनांक तो नहीं बदलेगा, ये एक फिक्स होता है, वायु का अपवर्तनांक यही होता है, कांच का अपवर्तनांक यही होता है, फिक्स होता है, नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा। तो दोस्तों ये वाला मान भी फिक्स रहेगा, ये वाला मान भी फिक्स रहेगा, यानी ये वाला अनुपात क्या होगा, एक फिक्स आएगा। तो स्नेल का नियम कि जब आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो कई बार ये लिखा होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, या मैं आपको बोलूं जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो साइन आई और साइन आर यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक फिक्स होता है। वो फिक्स क्यों है, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो ये डेफिनेशन दी होती है, बट आपको ये नहीं करना, आप तो बस सिंपली समझ लो। आपको क्योंकि न्यूमेरिकल ही पूछेगा, कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। तो जब आपको कहीं पर न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो आज और कल में। तो ये आप लोगों का पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में जो कोण बन रहा है ना, उसका साइन लो, इसको आप लोग बराबर कर दो किसके, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि क्या है, μ2 है, और दूसरे माध्यम में जो कोण बन रहा है उसका साइन इसके बराबर आप लोग कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां पर क्रिटिकल एंगल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एक चीज और बता देता हूं, वो हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट, ठीक है। क्या चीज मैं बता रहा हूं दूसरी, ध्यान से आप लोग समझो। देखो दोस्तों आप लोगों को अभी पता है अपवर्तनांक, मैंने आपको बताया क्या क्या बताया, शॉर्ट में लिख देता हूं। यहां पर ग्लास का आपको पता है 1.5, वाटर का आप लोगों को पता है 1.33, डायमंड का आप लोगों को पता है 2.42 है ना, और आप लोग मुझे बताओ एयर का आप लोगों को पता है 1 है, आइस का आप लोगों को पता है 1.33 है, ठीक है। ऐसे कुछ आप लोगों को अपवर्तनांक पता है।
दोस्तों ये सारे अपवर्तनांक को आप लोग क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष। जैसे मैंने बोला कांच का अपवर्तनांक बताओ, आपने बोल दिया 1.5। अगर मैं बोलता कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बताओ, तो आप ये आंसर नहीं दे सकते थे ना। तो एक तो होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। सापेक्षिक सर नहीं समझ में आया, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्लास के रेस्पेक्ट में या ग्लास के सापेक्ष पानी का बताओ, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, आप लोगों से ये पूछा जाता है। कैसे करोगे, आ जाओ मैं आप लोगों को बताता हूं। एक सिंपल सी चीज मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं आपको केवल ग्लास का निकालना है, ग्लास का, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C/V। जहां पर V कौन सी लोगे, ग्लास में क्या, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला वाटर का निकालो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, वही C/V। V कौन सा, वाटर में क्या है, ठीक है, ये है। जब बोला जाता है ग्लास के सापेक्ष पानी का, तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ग्लास के सापेक्ष पानी का, तो इसको ऐसे लिखेंगे। किसका निकालना है, वाटर का, वाटर को लिखेंगे ऊपर। किसके सापेक्ष निकालना है, ग्लास के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो उसको लिखेंगे नीचे। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का अपवर्तनांक और नीचे क्या है ग्लास, तो ग्लास वाले का अपवर्तनांक, तो ऐसे आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर का आप लोगों को बताइए कितना होता है, 1.33 होता है। ग्लास का आपको बताइए 1.5, तो आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि डायमंड के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालो, तो अपवर्तनांक किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो उसको ऊपर लिखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, डायमंड के रेस्पेक्ट में, तो इसको नीचे लिख दिया मैंने। ऊपर क्या है वाटर, तो ऊपर आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे क्या है डायमंड, तो नीचे आ जाएगा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का कितना होता है 1.33, डायमंड का होता है 2.42। तो सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। और बताऊं मैं आपको, मैंने जैसे आप लोगों को बोला आइस के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालो, तो किसका निकालना है, वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में, आइस के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा नीचे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है वाटर है, तो ऊपर आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे क्या है आइस है, नीचे आ जाएगा आइस का। क्लियर। तो μW का मान होता है 1.33, आइस का क्या होता है 1.31। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाता है। देखो ऐसे आप लोग समझो, मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्लास का निकालते तो कैसे निकालते, C/VG। अगर आप लोग वाटर का निकालते तो कैसे निकालते, C/VW, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालना है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसको और कैसे लिखेंगे, μW/μG, ऐसे तो लिखेंगे। तो दोस्तों μW का मान कितना है, C/VW, और μG का मान क्या है, C/VG। तो C से कटा, ये क्या आ जाएगा VG/VW, ठीक है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, अगर ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके बराबर आएगा, VG/VW के। क्योंकि आप लोगों को पता है अपवर्तनांक जो होता है ना, वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो आपका अनुपात अपवर्तनांक का आएगा, जो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आएगा, उसका अपोजिट रेशियो किसका आएगा, उसकी वेलोसिटी का आएगा। सर नहीं आया समझ में, मुझे फिर से बताओ। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि पानी में यानी वाटर में प्रकाश की चाल जो है ना, वो कितनी है, 2.25 × 10⁸ है। समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने आपको दिया कांच में कितनी है, मैंने आपको बोला 1.5 2 × 10⁸ होती ना, मैंने आपको बोला 2 × 10⁸, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालो, कांच के सापेक्ष पानी का निकालो,
आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का निकालना, किसका निकालना है, पानी का, यानी वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। सर आपने तो बताया ऊपर क्या है वाटर, तो ऊपर लिख दो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे क्या है ग्लास, तो नीचे लिख दो ग्लास का। देखो सर वाटर का मुझे पता है 1.33 होता है, ग्लास का मुझे पता है 1.5, तो मैं सॉल्व कर लूंगा सर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नहीं पता कि अपवर्तनांक वाटर का कितना है, अपवर्तनांक ग्लास का कितना है, तो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना। तो इस वाले केस में आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना था, वाटर का निकालना था ग्लास के रेस्पेक्ट में, किसके बराबर होता है, ऊपर है वाटर तो ऊपर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे है ग्लास तो नीचे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके बराबर होगा, तो जो अनुपात अपवर्तनांक का होता है उसका अपोजिट किसका होता है, वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा Vg बाय Vw, इसके बराबर हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो Vg कितना था ग्लास में, कांच में 2 × 10⁸, वाटर में कितना था 2.25 × 10⁸। दोस्तों जब सॉल्व करोगे इसको कर लो इसको कर लो, बात बराबर आएगा, करके देख लो। मैं आपको बताऊं, देखो मैं इस फोन से करके बताता हूं आपको, देखो 1.33 बाय 1.5 ये आ रहा है आप लोगों का 0.888 है ना, और ये 2, ये 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट गया, 2/2.25 ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.88 आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो सकता है क्या, बताओ। मैंने आपको इतने सारे बताए थे अभी, बताओ किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो सकता है क्या, किसी का भी देख लो। 1 से कम दिख रहा है क्या, क्यों सर 1 से कम क्यों नहीं हो सकता, समझो। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप लोग निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, C/V। दोस्तों C क्या है, प्रकाश की चाल वायु में निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸। दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा ही यहां पर होती है, ये निर्वात में कुछ भी नहीं है, वहां पर प्रकाश सबसे तेज चलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करो पानी में, कांच में, हीरे में, सभी में प्रकाश की चाल कम होगी। तो यार ये वाला मान क्या होगा, कम होगा ना, ये वाला मान कम होगा, ये वाला मान ज्यादा होगा, तो हमेशा अपवर्तनांक 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन हां अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, देखो रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं यार सापेक्षिक अपवर्तनांक की, जैसे कांच के सापेक्ष पानी की, तो ये आ सकता है, ये कम आ सकता है, 1 से कम आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आप किसके सापेक्ष किसका निकाल रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, और मस्त रहिए। आपको सारी चीजें मैं क्लास में करा दूंगा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ही कोई भी चैप्टर होता है तो उसका जाके आप लोग टेस्ट अटेंड कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो सॉल्यूशन से सीख लिया करो। सारी आप लोगों के लिए चीजें दी गई है, बेस्ट चीजें दी जा रही है, बस अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल से। बाय बाय।